हाय फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आज मैं आपके लिए जो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है उसके विवाह टॉपिक से वन लाइनर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे कवर कराने जा रही हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखिए एक बार और रिवीजन कीजिए। आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। और इसके बाद में आपको वन लाइनर के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दूंगी विवाह से रिलेटेड। ओके, चलिए देखते हैं। व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता ने जन्म दिया है तो किसको जन्म दिया है, ये पूछता है। व्यक्ति की यौन संबंधी आवश्यकता ने जन्म दिया है तो किसको दिया, विवाह को। अब देखते हैं, मर्डाक ने विश्व के 250 समाजों के अध्ययनों परांत विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। तो क्या है, यौन संतुष्टि। पहला है यौन संतुष्टि, दूसरा है आर्थिक सहयोग, तीसरा है संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण। ठीक है, जैसे मर्डाक ने 250 समाजों का अध्ययन किया है। ठीक, उसके बाद मतलब अध्ययन करने के बाद मर्डाक ने 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। जैसे 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया है। ठीक है, वो कौन कौन से 3 है, पहला होगा यौन संतुष्टि, और दूसरा होगा आर्थिक सहयोग, तीसरा होगा संतानों का समाजीकरण। ओके, अब चलते यौन, आर्थिक और संतानों का मतलब समाजीकरण, पालन पोषण, ऐसे याद रखिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं। मर्डाक ने 3 उद्देश्य हैं, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण। चलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह होता है। टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह होता है तो ये अभ्रातक बहुपति विवाह होता है। टोडा एवं नायर जनजातियों में विवाह होता है अभ्रातक बहुपति विवाह। ठीक है, जैसे बहुपति होते हैं, जैसे वो आपस में भाई भाई नहीं होते हैं लेकिन बहुपति होते हैं। टोडा एवं नायर जनजाति। खस एवं कोटा जनजाति में विवाह होता है, और जैसे यही इसी प्रकार खस एवं कोटा जनजाति में विवाह होता है तो जैसे वो बहुपति हैं लेकिन वो भाई भाई हैं, भ्रातक बहुपति विवाह। ऐसे भ्रातक बहुपति विवाह, खस एवं कोटा भ्रातक बहुपति विवाह। मैक्लेनन ने भ्रातक बहुपति विवाह को कहा है तिब्बती बहुपति विवाह। मैक्लेनन ने भ्रातक बहुपति विवाह को कहा है तिब्बती बहुपति विवाह। ठीक है, मैक्लेनन ने अभ्रातक बहुपति विवाह को कहा नायर बहुपति विवाह। जैसे मैक्लेनन ने भ्रातक बहुपति विवाह को कहा तिब्बती बहुपति विवाह, और इन्होंने ही अभ्रातक बहुपति विवाह को कहा नायर बहुपति विवाह। ठीक है, नायर बहुपति विवाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो उसे कहा जाता है, तो उसे अंतर विवाह कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करे, अंतर विवाह कहलाता है। एक व्यक्ति जिस समूह या का सदस्य उससे बाहर विवाह करे तो उसे कहा जाता है बहिर्विवाह। एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य उससे बाहर विवाह करे तो उसे बहिर्विवाह कहा जाता है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गायों के बांधने का स्थान। गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है गायों के बांधने का स्थान। भारत में सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में सपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। किस अधिनियम के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत भारत में सपिंड बहुविवाह को मान्यता प्रदान की, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। चलिए देखते हैं। अब कुछ इस प्रकार यहाँ पे आपको परिभाषाएं भी, विवाह की परिभाषाएं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग लर्न कीजिए और मतलब अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। विवाह की परिभाषा है, ठीक, ये बोगार्ड से वेरी इंपॉर्टेंट है। विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। विवाह
विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में बोगार्ट्स कहते हैं जब विवाह करेंगे तो विवाह स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है बोगार्ट्स के अनुसार। ठीक है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करें स्त्री पुरुष, बोगार्ट्स जीवन में प्रवेश करने की संस्था है विवाह। ठीक है, अब इसी प्रकार लूसी मेयर के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है। विवाह, लूसी मेयर कहते हैं विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। अब वैध संतान याद कर लीजिए। ठीक है, ये कहते हैं विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। तो माना जाता है, मेयर जी कहते हैं। ठीक है, वैध संतान मेयर याद कर लीजिए, लूसी मेयर। अब WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है विवाह कहते हैं। तो रिवर्स जी कहते हैं जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है विवाह कहते हैं। ठीक है, यौन संबंधों का नियमन करता साधन, मतलब जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है विवाह कहते हैं। गिलिन का कथन है विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। गिलिन कहते हैं जैसे कि विवाह बच्चे होंगे तो गिलिन करेंगे, प्रजनन करेंगे तो बच्चे होंगे और वो गिलिल करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। जैसे हम विवाह करेंगे तो प्रजनन होगा और बच्चे होंगे तो गिलिल करेंगे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जब उच्च वर्ण का लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता तो उसे कहते हैं, जब उच्च वर्ण के लड़के का विवाह निम्न वर्ण की लड़की से होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अब जैसे अनु मतलब अनुची, आप लोग एक चीज़ याद रख लीजिए, अनु जैसे नीचे, अनु आप अपने दिमाग में बैठा अनु नीचे, तो मतलब लड़की हाइट में थोड़ा लड़के से छोटी होती, जाहिर सी बात, तो अनुलोम विवाह। जैसे कि लड़का बड़ा हो गया, मतलब लड़का ऊंचे कुल का हो गया, लड़की नीचे कुल की हो गई, तो अनुलोम विवाह हो गया। अब इसका उल्टा हो गया प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अभी देखना आगे आएगा। अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है। तो अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा किसने दी है? तो कपाड़िया साहब ने दी है। प्रतिबंधित विवाह, अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है कपाड़िया साहब ने। जब आप देखिए उसका अनुलोम का उल्टा आ गया प्रतिलोम। ठीक है, जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के से होता है तो उसे प्रतिलोम कहते हैं, प्रति ऊपर का चला जाता है। जैसे लड़की हो गई ऊंची, लड़का हो गया नीचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उल्टा हो गया। जैसे अनु जैसे मान लिया लड़का ऊंचा है, लड़की नीची है, तो अनुलोम हो गया। अब इसका उल्टा हो गया प्रतिलोम, लड़की ऊंची हो गई, लड़का नीचा हो गया, तो उसका प्रतिलोम विवाह होगा। जब उच्च वर्ण की लड़की का विवाह निम्न वर्ण के लड़के से के साथ होता है तो उससे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, जॉन फर्ग्यूसन मैकलेन ने विवाह के दो नियमों अंतर्विवाह समूह के भीतर विवाह तथा बहिर्विवाह समूह के बाहर विवाह का उल्लेख किया है। इन्होंने विवाह और परिवार के विकास के 3 चरणों का उल्लेख किया है। जॉन फर्ग्यूसन मैकलेन ने अंतर्विवाह और बहिर्विवाह का उल्लेख किया है। ठीक है, और इन्होंने विवाह के 3 चरणों का उल्लेख किया, बहुपतित्वता, मातृवंशीयता और पितृसत्तात्मकता। बहुपतित्वता, मातृवंशीयता, पितृसत्तात्मकता। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने क्या कहा है? प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने चांडाल कहा है। जब 2 समलिंगियों अर्थात पुरुष या स्त्री के बीच विवाह होता है तो उसे समलैंगिक विवाह कहते हैं। जब उच्च वर्ग का पुरुष अपने से निम्न परिस्थिति अथवा
हीन वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे मार्गेनेटिक विवाह कहा जाता है। ठीक है। जब उच्च वर्ग का पुरुष अपने में निम्न प्रायश्चित याद मतलब ध्यान दीजिए, प्रायश्चित है यहाँ पे, अथवा हीन वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे मार्गेनेटिक विवाह कहते हैं। पी.एन. प्रभु तथा के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। धर्म, प्रजा, रति। ठीक है। इसमें देखो कपाड़िया साहब ने कहा है, पी.एन. प्रभु तथा कपाड़िया ने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया। तो वो कौन कौन से उल्लेख हो गए? धर्म और पुत्र प्राप्ति, यौन संतुष्टि। धर्म, पुत्र प्राप्ति, यौन संतुष्टि। सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है तो ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया ब्रह्म विवाह को। देवदासी प्रथा का जन्म हुआ देव विवाह से। देवदासी प्रथा का जन्म हुआ देव विवाह से। क्षत्रिय विवाह कहा जाता है। देवदासी प्रथा का जन्म हुआ देव विवाह से। क्षत्रिय विवाह कहा जाता है राक्षस विवाह को। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है तो लिंग अनुपात में असमानता। वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है लिंग अनुपात में असमानता को। ठीक, एक विवाह है, रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार कहा है बी. मैलिनोवस्की ने। एक विवाह है और रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार बी. मैलिनोवस्की ने माना। विवाह या रक्त संबंध का सब संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है नातेदारी। हिंदू विवाह संस्कार में अनुष्ठानों की श्रृंखला है। कन्यादान, विवाह, हवन, पाणिग्रहण, सप्तपदी। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह कहलाता है। दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह कहलाता है लेवीरेट विवाह। इसे देवर विवाह भी कहते हैं। हिंदू विवाह के एक प्रकार है 8 प्रकार। ठीक है। अब देखते अगला क्वेश्चन। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा विकसित किया है। आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणा विकसित किया है जिमरमैन ने। एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं कहलाती है पुनर्रचित परिवार। ठीक है। अब भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है महाभारत में। भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है महाभारत में। जातिवाद की बुराई को दूर करने का समाधान है अंतर जाति विवाह। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विवाह की न्यूनतम उम्र है लड़की की 18 वर्ष, लड़का की 21 वर्ष। 1978 द्वारा। अब इसी पर वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित है 14 वर्ष लड़की और 18 वर्ष लड़का की। 1929 के 14, 18 और 78 में 18, 21। हरविलास शारदा की सिफारिशों के फलस्वरूप बाल विवाह अवरोध अधिनियम शारदा एक्ट कब पास हुआ? 1929 ईस्वी में। विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की गई 1850 में। विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1850 में की गई। विवाह एवं परिवार के संबंधित अधिनियम सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 ईस्वी और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम 1870। विशेष विवाह अधिनियम 1872, 1923, 1954। भारतीय दास्ता अधिनियम 1843। भारतीय दास्ता अधिनियम 1843। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929। हिंदू स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिनियम 1937। हिंदू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार लग जाए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। दहेज निरोधक अधिनियम 1961। दहेज निरोधक अधिनियम 1961।
देखिए, देखते हैं आपको जितने विवाह से बनने वाले वन लाइनर क्वेश्चन है सारे यहाँ पे कवर कराऊंगी, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए तो मैं आपके लिए पूरा सब लेकर आऊँगी। जितने वन लाइनर हैं ऑब्जेक्टिव टाइप है सारे क्वेश्चन करवाऊँगी यहाँ पे। 1891 का संपत्ति आयु अधिनियम पारित हुआ था। बहराम जी एवं मालाबारी के प्रयास से मुस्लिमों में विवाह को माना जाता। संविदा एवं निकाह निकाह का आधारभूत अंग है मेहर। निकाह का आधारभूत अंग है मेहर। वह धनराशि जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है उसे वह कहलाता है निर्वाहिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह धनराशि जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है वह धनराशि जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है उसे मेहर कहते हैं। वह धनराशि जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है उसे मेहर कहते हैं, मेहर कहलाता है। मेहर होता 4 प्रकार का मेहर मुआज्जिल होता है, मेहर मुअज्जल होता है, मेहर उल मिस्ल होता है, मेहर मुसम्मा होता है। मेहर 4 प्रकार का, मेहर मुआज्जिल, मेहर मुअज्जल, मेहर उल मिस्ल, मेहर मुसम्मा। मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु मानी गई है 15 वर्ष। मुस्लिम विवाह में वयस्कता की आयु मानी गई 15 वर्ष। जब व्यक्ति शरीयत की अनदेखी कर अन्य धर्मावलंबियों से विवाह करता है तो उसे कहते हैं बातिल विवाह। एक मुस्लिम पुरुष एक साथ पत्नियां रख सकता है 4। एक मुस्लिम एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है। मुस्लिम समाज में इद्दत से तात्पर्य है 3-4 तुहरों की अवधि। इद्दत होता 3-4 तुहरों की अवधि। मुताह विवाह प्रचलित है ईरान व शिया संप्रदाय में, ठीक है। लियान शब्द का अर्थ है झूठा आरोप लगाना। एक ही समय 3 बार तलाक शब्द का तलाक का उदाहरण है तलाक उल बिद्दत। 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करना तलाक उल बिद्दत कहलाता है, ठीक है। उदाहरण, ईसाई विवाह में लड़कियों एवं लड़कों की न्यूनतम आयु है 13 और 16। 13 लड़कियों की 16 लड़कों की। ईसाई विवाह लड़कियों की 13 और लड़कों की 16 न्यूनतम आयु है, ठीक है, विवाह के लिए। ईसाइयों में विवाह विच्छेद किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ईसाई में विवाह विच्छेद किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। पारसियों में विवाह का स्वरूप प्रचलित है एक विवाह। पारसियों में विवाह का स्वरूप प्रचलित है एक विवाह। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ? 1936 में। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ? 1936 में। पत्नी प्राप्त करने के पूर्व लड़के को अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन करना पड़ता है। तो पत्नी प्राप्त करने के पूर्व लड़के को अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन करना परीक्षा विवाह में करना पड़ता है, ठीक, परीक्षा विवाह। भील जनजाति एवं खासी जनजाति में सामान्यतः विवाह होते हैं। भील और खासी जनजातियों में सामान्यतः विवाह परीक्षा विवाह ही होते हैं। एक ही भाई बहन के संतानों के बीच होने वाला विवाह कहलाता सहोदर विवाह। सहेदर नहीं होगा, सहोदर होगा, ठीक है, सहोदर विवाह। बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है टोंडा में। बहुपति विवाह की प्रथा टोंडा में प्रचलित है, ठीक है। टोंडा में एक पुरुष के 2 या अधिक स्त्रियों से विवाह को कहते हैं बहुपत्नी विवाह। लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ है जैविकी पितृत्व। हिंदुओं में सगोत्र विवाह का निषेध। उदाहरण, गोत्र बहिर्विवाह। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को कहते हैं उससे निर्वाहिका कहते हैं, ठीक है। पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को निर्वाहिका कहते हैं। विवाह है एक सामाजिक संस्था। विवाह एक सामाजिक संस्था है, ठीक है, समाज ने ही तो बनाया है।
हिंदू में विवाह का प्रस्ताव रखता है लड़की का समूह। हिंदुओं में लड़कियों की तरफ से जाता है रिश्ता। हिंदू में विवाह का प्रस्ताव रखता है लड़की का समूह। 3 और अधिक से विवाह संबंध को कहते हैं बहुविवाह। 3 है विवाह और इससे अधिक विवाह को बहुविवाह कहते हैं। 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मनु ने किया है। ठीक है, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मनु ने किया। मन ने के अनुसार ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति विवाह श्रेष्ठ एवं धर्मानुसार। ठीक है, मन के अनुसार ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापति विवाह श्रेष्ठ धर्मानुसार है। श्रेष्ठ और धर्म के अनुसार हैं ये ब्रह्म, देव और आर्ष और प्रजापति विवाह। ठीक है, वशिष्ठ ने विवाहों का प्रकार बताया है 6। वशिष्ठ ने विवाहों का 6 प्रकार बताया है। विवाह, एक विवाह, बहुविवाह। और फिर बहुविवाह के प्रकार बताए, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, समूह विवाह। ठीक है, आप बहुपति विवाह के अंतर्गत आता है भ्रात बहुपति विवाह, अभ्रात बहुपति विवाह। हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है सप्तपदी। हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है सप्तपदी। इस प्रकार फ्रेंड विवाह से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे 1 लाइनर मैंने आपको यहाँ पे सारे कवर करा दिए हैं। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ गाइड कीजिए। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो धर्म से और मतलब ये सब परिवार से बनने वाले क्वेश्चन है सब लेकर आऊँगी। 1 लाइनर पहले दूँगी, फिर बाद में वस्तुनिष्ठ टाइप के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के दूँगी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ यहीं से आने वाला है, कहीं और बाहर से नहीं आने वाला है कुछ भी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।